पनामा कैनाल ये नहर मिलाती है दो समुद्रों को, दो बरियाज़मों को। ये आपको दास्तान सुनाएगी धोखा, लालच, मौत, बगावत, आजादी, इंजीनियरिंग के शाहकार और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की। Panama Canal, Panama Canal, the Panama Canal. Panama Canal, Panama. इस 80 किलोमीटर की नहर को पार करने के लिए कोई कितने पैसे दे सकता है? सोचिए। मैं आपको बताता हूँ, 12 से 30 करोड़। पर फिर भी शिप को वहां से गुजरने नहीं दिया जा रहा। पर क्यों? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मैं इस वीडियो में सारे टॉपिक कवर करूंगा कि कैसे इस नहर के साथ धोखा, मौत, लालच, बगावत, आजादी की दास्तान जुड़ती है। पर अगर आप एक स्पेसिफिक टॉपिक देखना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड लगा दिया है, आप जाके देख सकते हैं। ये दोस्तों सेंट्रल अमेरिका के एक मुल्क पनामा में मैन मेड कनाल, जो कार्गो शिप्स के लिए अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन जाने का एक शॉर्टकट रास्ता है, जहां से डेली के 38 से 40 शिप गुजरते हैं। पर अब इसी कनाल के बाहर 120 से भी ज्यादा कार्गो शिप फंसे हुए हैं। ये मसला जानने से पहले आप इन कनाल्स की अहमियत समझ लें। स्विस कनाल के बारे में आप जानते होंगे, पनामा कनाल की तरह ये मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ मिलाता है। पर पनामा कनाल की और स्विस कनाल की इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा फर्क है, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। लेकिन स्विस कनाल की वजह से यूरोप से मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया जाने वाली कार्गो शिप्स को पूरे अफ्रीका के चारों तरफ से चक्कर लगा के नहीं आना पड़ता, जिसकी वजह से 12,000 किलोमीटर का सफर बच जाता है। और पनामा कैनाल की वजह से कार्गो शिप्स को पूरे साउथ अमेरिका का चक्कर लगा के नहीं आना पड़ता, जिसकी वजह से वहां से भी 11,000 किलोमीटर का सफर बच जाता है। दोनों रूट्स पे 18 से 20 मिलियन डॉलर का फ्यूल और 2 हफ्ते का टाइम बचता है पर शिप पे। तभी तो इस 80 किलोमीटर की नहर को पार करने के लिए डिमांड के हिसाब से 4 लाख से 10 लाख फीस तक देने को तैयार हो जाते हैं कार्गो कंपनी वाले। स्विस कनाल की इंजीनियरिंग काफी इजी है पनामा कनाल के कंपैरेटिव, क्योंकि स्विस कनाल जो है एक सी लेवल वाटरवे है, जिसका मतलब है कि दो समुद्रों के दरमियान एक जमीन है जो फ्लैट है। आप उस जमीन में एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक गड्ढा खोद देंगे और उन दो समुद्रों को मिलने का एक रास्ता दे देंगे, तो आपकी कनाल तैयार हो जाएगी। दोस्तों, मैंने कुछ ज्यादा ही आसानी से आपको बता दिया, लेकिन ये याद रखें कि स्विस कनाल 1869 में बनी थी। आज के दौर में हो सकता है ये काफी इजी हो, 1-2 साल में ये प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाए, लेकिन ये छोटा सा दिखने वाला टुकड़ा 190 किलोमीटर लंबा है, जिसको 15 लाख मजदूरों ने खोद के 10 साल में कंप्लीट किया था। स्विस कनाल की कामयाबी के बाद इन्वेस्टर्स और इंजीनियर्स ने अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से मिलाने का सोचा। ये 82 किलोमीटर की स्ट्रैप नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को मिलाती है। स्विस कनाल के इन्वेस्टर्स और इंजीनियर को लगता था यहाँ पे भी गड्ढे खोद के अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को मिला देंगे और काम बन जाएगा। लेकिन इस पर यहाँ पे एक मुश्किल आ गई थी, क्योंकि पनामा की जमीन इजिप्ट की तरह फ्लैट नहीं थी। पनामा में पहाड़ी सिलसिले और रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, पर फेर्डिनेंड को खुद पर इतना गर्व था, इतना फख्र था उस स्विस कनाल बनाने का, कि वो कहते थे नहीं मैं ये कनाल भी बना लूंगा। और वो पकड़ते हैं कई मजदूर और शुरू हो जाते हैं खोदना। पर 8 साल के लंबे अरसे के बाद, लाखों डॉलर बर्बाद करने के बाद और 20,000 लोगों की जानें लेने के बाद कुछ भी हाथ नहीं लगा और पनामा कनाल के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। इस प्रोजेक्ट में नाकामी की सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब खड्डे खोदने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल करते थे तो लैंड स्लाइडिंग देखने को मिलती थी, रेन फॉरेस्ट थे। उस टाइम पर एक इंसान अडोल्फ गॉर्डन ने एक मशवरा दिया था, पर उसके मशवरे को किसी ने माना नहीं, उसकी बात ही किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि उस टाइम उसकी बात सुनने में बड़ी लॉजिकल लग रही थी। उसका कहना ये था कि पनामा कनाल में बजाय जमीन के खड्डे खोद के समुद्र के लेवल पे लाने से बेहतर है कि हम क्यों ना कार्गो शिप को उठा के पहाड़ियों के ऊपर से गुजार के जाके दूसरे समंदर में रख दें। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? अब ऑब्वियसली 1980 में ये सुनने में काफी लॉजिकल लगेगा, लेकिन असल में हकीकत में 234 साल बाद ये कनाल इसी तरह बना। हुआ क्या कि जब 8 साल तक पैसा लगाने के बाद सभी इन्वेस्टर की उम्मीद पानी में मिल गई और लाखों लोगों की जाने जाने के बाद कोलंबियन गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को बंद करने का हुक्म दिया। वैसे उस टाइम पनामा एक आजाद मुल्क नहीं था, कोलंबिया का हिस्सा था, पर उस टाइम पे एक इंजीनियर और इन्वेस्टर थे फिलिप जेन, जिनकी बहुत भारी इन्वेस्टमेंट थी पनामा कनाल के प्रोजेक्ट में। वो अपना पैसा डुबाना नहीं थे चाहते और किसी भी हाल में पनामा कनाल के प्रोजेक्ट को कंप्लीट देखना चाहते थे। वो क्या करते हैं कि अमेरिका चले जाते हैं, अमेरिका को जाके कहते हैं कि आप लोग कनाल बनाना शुरू कर दें, सारे फ्रेंच इक्विपमेंट्स खरीद लें, जहां से हमने छोड़ा है वहां से स्टार्ट करें और मैं आपके साथ मिल जाता हूँ। अमेरिकन भी इस डील पे तैयार हो गए, पर उस टाइम कोलंबिया की गवर्नमेंट किसी भी हाल में दोबारा कनाल बनाने की इजाजत नहीं दे रही थी। तो अमेरिका ने फिलिप से कहा जाके पहले कोलंबिया की सरकार को राजी करें, जैसे वो मान जाएंगे हम कनाल बनाना शुरू कर देंगे। तो फिलिप क्या करते हैं, वापस पनामा आ जाते हैं। वो कोशिश करते हैं एक बार कि कोलंबिया की सरकार से बात की जाए, पर कोलंबिया की सरकार किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं थी। तो फिलिप क्या करते हैं, यूएसए के साथ मिलकर पनामा में आजादी की बगावत की लहर उजागर कर देते हैं। कोलंबियंस के खिलाफ फिलिप वादा करते हैं पनामियन से कि वो उन्हें आजादी दिलवा देंगे और बदले में उनके एम्बेसडर बन जाते हैं। एज यूजुअल पनामियंस मान भी जाते हैं,
और 1903 में फिलिप यूएसए के साथ मिलकर पनामा को आजादी दिलवा देते हैं कोलंबिया से। और फिर जिस मकसद से उन्होंने पनामा को अलग किया था वो उन्होंने उसी साल पूरा भी कर दिया। एक भी पनामियन की मौजूदगी के बगैर उन्होंने यूएसए को ये अथॉरिटी दे दी कि आप यहाँ पे एक कनाल की कंस्ट्रक्शन शुरू करें और 100 साल के लिए जमीन जो है लीज पे दे दी यूएसए को। बाद में जाके पनामियंस को पता चला कि फिलिप ने गद्दारी की है। ये एक बड़ी डिटेल स्टोरी है जो मैंने आपको बड़ी शॉर्ट में सुनाने की कोशिश की है, पर उम्मीद है अब आप समझ ही होंगे कि कैसे इस नहर के साथ धोखा, मौत, लालच और आजादी की दास्तान जुड़ती है। अब देखिए कि पनामा कैनाल काम कैसे करता है। अडोल्फ गोल्डन के आइडिया के मुताबिक वहां पे खुदाई नहीं की अमेरिका ने क्या किया, वही किया जो डॉल्फ गोल्डन ने कहा था। वो कार्गो शिप्स को 26 किलोमीटर ऊपर लेके जाके एक आर्टिफिशियल लेक बना के 80 किलोमीटर का सफर पार कराते थे और दूसरी तरफ से जाके उतार के दूसरे समुद्र में शिप रख देते थे। ये सब किया जाता है दोस्तों इन लॉक्स की मदद से, जो एक फुली लोडेड वेसल को एक किसी कागज की कश्ती की तरह उठा के एक समंदर पार करा के दूसरे समंदर में जाके रख देती है। आपको बता दूं कि एक 400 मीटर के वेसल में 20,000 कंटेनर कैरी करने की कैपेसिटी होती है और उसका एवरेज वजन 1,60,000 टन से 2,20,000 टन तक जा सकता है। इतने भारी शिप्स को उठाने के लिए कोई मशीनरी नहीं इस्तेमाल होती, बल्कि ये लोग डिजाइन इस तरह किए गए हैं जो हाइड्रोलिक प्रेस की तरह काम करते हैं। सबसे पहले शिप जाती है लॉक नंबर 1 में और उसके बाद लॉक नंबर 1 का दरवाजा बंद कर दिया जाता है और लॉक नंबर 2 से पानी कम किया जाता है और लॉक नंबर 1 में भरा जाता है। तब तक भरा जाता है जब तक दोनों लॉक्स का पानी बराबर नहीं हो जाता। फिर जब दोनों लॉक्स का पानी बराबर होता है तो लॉक नंबर 2 के दरवाजे खुलते हैं और शिप लॉक 1 से लॉक 2 में चली जाती है। और जब शिप लॉक 2 में जाती है लॉक 2 के दरवाजे बंद किए जाते हैं और फिर लॉक 3 से पानी कम किया जाता है लॉक 2 में भरने के लिए और तब तक पानी भरा जाता है जब तक लॉक 2 और लॉक 3 का पानी बराबर नहीं हो जाता। पानी बराबर होने के बाद लॉक 2 से शिप लॉक 3 में चली जाती है और लॉक 3 से फिर जाती है गोटान लेक में। गोटान वही आर्टिफिशियल लेक जो इन पहाड़ों को पार करने के लिए बनाई गई थी। ये पहाड़ों को थोड़ा थोड़ा काट के फ्लैट करके बजाय पूरी जमीन खोदने के इतनी बना दी गई थी कि यहाँ पे एक कश्ती तैर सके। और फिर पूरी लेक करने के बाद दूसरी तरफ से भी इसी तरह लॉक के जरिए नीचे उतार दिया जाता है और पैसिफिक ओशन या अंटार्कटिक ओशन में कहीं पे भी शिप को जाना हो वहां पे छोड़ दिया जाता है। इस प्रोसेस में जो सबसे ज्यादा एलिमेंट इस्तेमाल होता है वो है पानी, और पानी की सप्लाई को पूरा करने के लिए ये 3 आर्टिफिशियल लेक्स बनाई गई हैं, गोटान लेक, मीरा फ्लोरा और आलाहुआला लेक, जिसमें गोटान लेक सबसे मेजर सोर्स है पनामा कनाल को ऑपरेट करने का। इन तीनों लेक्स को पानी मिलता है चार्ज रिवर और बारिशों से। पनामा कनाल में बहुत घने रेन फॉरेस्ट हैं, वहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से पानी की कमी कभी ज्यादा महसूस नहीं। हालांकि एक शिप बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल करती है। पर अब क्लाइमेट चेंज की वजह से ना सिर्फ पनामा के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये मुद्दा गौर फिक्र बना हुआ है। जहां कनाडा में 40 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिलता है, वहीं कहीं दुबई जैसे डेजर्ट में भयंकर बारिशें देखने को मिलती है। इसी वजह से पनामा में भी पिछले कई सालों से बारिशें कम हो रही है। 2023 तो पिछले 70 सालों में सबसे कम बारिशों वाला साल था पनामा के लिए। और मसला सिर्फ कनाल का ही नहीं है, ये गोटन लेक ताजे पानी की झील है जहाँ से लोग पीने के लिए भी पानी इस्तेमाल करते हैं। और बारिशें कम होने की वजह से गोटन लेक को उतना पानी नहीं मिल पा रहा जिसकी वजह से वो दोनों जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही। इसीलिए तो लाखों करोड़ों मिलने के बाद भी पनामा की गवर्नमेंट शिप को नादासा देने के लिए मजबूर है। जहाँ से एक तरफ गोटन लेक से पानी मिलता पीने के लिए, वहीं दूसरी तरफ कनाल से आने वाले पैसे से खाना। और एंड में मैं यही कहना चाहूंगा, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग किसी गवर्नमेंट के लिए कोई इशू नहीं है, ये हम सब के लिए मसला है। और हम सबको चाहिए जितना हम कर सकते हैं अपने क्लाइमेट को सेव करने के लिए कुछ ना कुछ करें। झाड़ लगाने का उपकार नहीं किया भाई मैंने हिंदुस्तान पे ना दुनिया पे। सबका काम है लगाने का, लगाओ, नहीं लगाने का तो मरो जल के। वही होने वाला है। अपन को अपने बच्चे का सोचने का ना, अपन तो आधा खबर में। बाकी भी तो आएंगे, अपने पिल्लर तो आएंगे। पिल्लर का मेरा टाइगर बाबा, मेरा टाइगर का भी एक छोटा टाइगर आएगा, आप लोग का आएगा, सबका टाइगर घर में है। तो समझा करो बड़ू, उनके लिए अपने को छोड़ने का झाड़ पान, खाना सही, पानी सही, हवा सही, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए और आने वाले लोगों के लिए। वीडियो पसंद आया तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में। शुक्रिया।